बिहार मृदा शिक्षण समूह में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। हमने पिछले भाग में भाषा, व्याकरण और लिपि के बारे में जाना था। आज हम देखते हैं लिपि की संपूर्ण जानकारी लेते हैं। आपको बताया गया था कि हिंदी भाषा की लिपि का नाम देवनागरी लिपि है। देवनागरी लिपि है और ये ब्राह्मी लिपि से उत्पन्न हुई है या ब्राह्मी लिपि से इसका जन्म माना जा सकता है। इसके साथ हम बात करते हैं इस लिपि में सभी स्वर ध्वनियों और स्वर मात्राएं, अनुस्वार, विसर्ग और अगर हम बात करें सभी व्यंजन हलंत वाले और जो आगतु है वो भी है। इन सभी के ऊपर लिपि में सभी के लिए है, सभी अक्षरों के लिए ध्वनियां हैं, मात्राएं हैं। और मैं आपको बता दूं कि सारी की सारी इसमें सारी की सारी जो ध्वनियां होती है, जो हम कह सकते हैं व्यंजन, सारे के सारे व्यंजन हैं वो स्वरयुक्त होते हैं। इस लिपि में विश्व की समस्त भाषाओं को अपनाने का मादा है। विश्व की समस्त भाषाओं को, इस समस्त भाषाओं की जो ध्वनियां हैं उनका उच्चारण इस लिपि में प्रयुक्त चिन्हों के माध्यम से हो सकता है। अब हम देखेंगे कि अगर देवनागरी लिपि के कुछ गुण है तो साथ ही कुछ कमियां भी है। अब हम सबसे पहले देखते हैं, आज हम देखते हैं देवनागरी लिपि के गुण, देवनागरी लिपि के गुण या फिर विशेषताएं। हम कह सकते हैं कि यह एक वैज्ञानिक लिपि है। यह एक वैज्ञानिक लिपि है। यह एक वैज्ञानिक लिपि है और इसमें विश्व की समस्त भाषाओं की ध्वनियों को उच्चरित एवं प्रतिनिधित्व करने वाले चिन्ह विद्यमान है। अब हम देखते हैं इसकी दूसरी विशेषता। सबसे अच्छा गुण है ये इसका कि इस लिपि में जैसा लिखा जाता है वैसा ही उच्चारण किया जाता है। जैसा लिखा जाता है वैसा ही उच्चारण किया जाता है। सभी लिपियों में ऐसा नहीं होता है। हम बात करें अंग्रेजी की रोमन लिपि की बात करें तो आप देख सकते हो कि रोमन लिपि है। रोमन लिपि में किस प्रकार, ये देखो, रोमन लिपि में जैसा लिखा जाता है वैसा
उच्चारण नहीं किया जाता है, बल्कि हिंदी जो है, हिंदी की लिपि है, उसमें जिस प्रकार लिखा जाता है वर्णों को, उसी प्रकार उनका उच्चारण भी किया जाता है। साथ ही अगर हम बात करें तो यह लिपि हम कह सकते हैं अक्षरात्मक व वर्णात्मक दोनों ही है। ये लिपि है वो अक्षरात्मक भी है और वर्णात्मक भी है। इसमें इस लिपि का अगला गुण है कि इसमें प्रत्येक व्यंजन के लिए प्रत्येक व्यंजन स्वर युक्त है। ये भी इसका एक गुण है। फिर अगर हम बात करें इसके पांचवी इसकी विशेषता, इसका गुण, तो ये भी एक अच्छी बात है कि इसमें सभी अक्षर जो होते हैं, सभी अक्षरों का आकार समान होता है। सभी अक्षरों का आकार है वो एक समान होता है। आप देख सकते हो, आपके सामने लिखा गया है। बाकी हम बात करें, हम इस लिपि के उदाहरण लेके देख लेते हैं सभी अक्षरों का क्या समान आकार होता है, हम देख लेते हैं। आप देखिए, क्या इन अक्षरों का आकार समान है? नहीं है, बल्कि हिंदी भाषा में जो लिखा जाता है उन सभी अक्षरों का देखिए आकार एक समान है। यह है देवनागरी लिपि के गुण। एक बार फिर आप देख सकते हैं कि ये एक वैज्ञानिक लिपि है। इसमें विश्व की समस्त भाषाओं की ध्वनियों को उच्चारित एवं प्रतिनिधित्व करने वाले चिन्ह विद्यमान है। इसकी दूसरी विशेषता, इसमें जैसा लिखा जाता है वैसा ही उच्चारण किया जाता है। ये लिपि अक्षरात्मक और वर्णात्मक दोनों ही प्रकार की, इसके दोनों ही रूप है। इसमें प्रत्येक व्यंजन स्वर युक्त है, ये भी इसकी विशेषता है। इसमें सभी अक्षरों का आकार समान होता है। अब हम देखते हैं कि गुणों के साथ देवनागरी जो लिपि है इसमें कुछ दोष भी है। हम देख सकते हैं, ये थी गुणों की बात। अगर बात करें हम देवनागरी लिपि के दोष की या दोषों की, तो देवनागरी लिपि में क्या दोष है आप देखिए, ध्यान से सुनिए। हम कह सकते हैं कि इस लिपि में, ये जो लिपि है, इस लिपि में मात्राओं की, ये जो लिपि है इस लिपि में मात्राओं की अनियमितता है। अनियमितता है, ये हम दोष ही कह सकते हैं। ये लिपि है, इस लिपि में मात्राओं की अनियमितता है। हम कह सकते हैं अनियमितता किस प्रकार है, हम आप समझिए कि इसमें जो मात्राएं हैं कभी वर्ण से पहले, कभी बाद में, कभी ऊपर, कभी नीचे, इस प्रकार जो मात्राएं लगती है उनकी अनियमितता बनी रहती है। अगर हम बात करें दूसरे इसके दोष की, तो इसमें संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन, जो संयुक्त व्यंजन है, संयुक्त व्यंजनों के लिखने में कोई एक निश्चित व्यवस्था नहीं है। जो संयुक्त व्यंजन है उनके लिखने में कोई एक निश्चित व्यवस्था इसमें नहीं है। आप देखते हो, ये देखो, आपने ये देखा है, ठीक है। फिर आप ये देखते हो, ये देखिए, ये भी एक दोष ही है। फिर अगर हम बात करें तो इसमें जो रैवर्ण है, रैवर्ण का संयुक्त रूप कठिन है। इसका जो संयुक्त रूप है ये बहुत कठिन है, संयुक्त रूप कठिन है। जब रैवर्ण का प्रयोग होता है तो इसका संयुक्त रूप है वो बहुत ज़्यादा कठिन है।
इसके बाद अगर हम बात करें तो ई जो मात्रा है, या हम कह सकते हैं ई मात्रा का प्रयोग सर्वथा अवैज्ञानिक है। ये भी इसका एक दोष है, सर्वथा अवैज्ञानिक है। मतलब कुछ हम कह सकते हैं कि विशेषताओं के साथ इसमें भी कुछ दोष पाए जाते हैं। आप देख सकते हैं इस प्रकार के दोष है इसमें। ये लिपि की बात थी। अब आपको आज लिपि, भाषा और व्याकरण इनसे संबंधित सवाल किए जाएंगे। आपके सामने ये प्रश्न है, आप इन प्रश्नों को घर पे हल करेंगे बैठ के, कि आप बिना देखे, आपको याद हुआ कि नहीं हुआ, आपने बिना देखे इनका उत्तर दे सकते हो कि नहीं। देखिए पहला प्रश्न है, खड़ी बोली हिंदी के किस खड़ी बोली हिंदी के किस स्वरूप से निकली है। पहला सवाल आपका। दूसरा सवाल आप देखेंगे, भाषा और बोली, भाषा और बोली में कोई दो अंतर। देखिए आप बता सकते हैं कि नहीं बता सकते हैं, दो अंतर बताइए। उसके बाद आप देखेंगे तीसरा सवाल कि हिंदी भाषा की विभिन्न बोलियां कौन कौन सी है। हिंदी भाषा की विभिन्न बोलियां कौन कौन सी है। फिर आप देखिए चौथा सवाल, देवनागरी लिपि में कोई दोष बताइए, कोई एक दोष बताइए। फिर देखिए पांचवा सवाल, व्याकरण के प्रमुख अंग कौन से हैं। ये देखिए ये है आपके सामने सवाल। आपने जो अध्ययन किया है उस अध्ययन की जांच आप इनका उत्तर देके कर सकते हैं कि वास्तव में क्या हमने पढ़ा है, क्या हमें याद है। और आप देखिए एक सवाल में आपको और बता दूं, अवधी भाषा के क्षेत्रों के नाम। क्षेत्रों के नाम लिखो। आप स्वयं सवाल बना सकते हैं, उनका उत्तर दे सकते हैं। और बिना देखे जब आप उत्तर दोगे तब आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आपने कितना याद किया, आपको कितना याद रहा। एक बार फिर देखिए इन प्रश्नों को। खड़ी बोली हिंदी के किस स्वरूप से निकली है या निकलती है। आप इसका उत्तर देंगे, भाषा और बोली में कोई दो अंतर बताइए। तीसरा सवाल है, हिंदी भाषा की विभिन्न बोलियां कौन कौन सी है। चौथा सवाल है, देवनागरी लिपि में कोई एक दोष बताइए। पांचवा सवाल है, व्याकरण के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं। फिर आपका छठा सवाल है, अवधी भाषा के क्षेत्र कौन कौन से हैं। ये कहाँ बोली जाती है वो आपको बताना है। तो ये था हमारा भाषा
व्याकरण और लिपि से संबंधित प्रश्न जो यहाँ पूरा होता है। धन्यवाद। आप अध्ययन करें, समझें और सीखें।